आने वाले दिनों के अंदर इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को लीगल नोटिस भी इशू करेंगे, क्योंकि उनने हमारे पदाधिकारियों की छवि भ्रमित करी है। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। बता दें, हम फिलहाल खड़े हुए हैं सेक्टर 12 मिनी सेक्रेटरीट में, जहां पर नॉमिनेशन फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनावों के लिए नॉमिनेशन भरने का काम चल रहा है। फिलहाल तक जजपा से नलिन हुड्डा और एक किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने किसी पार्टी से नॉमिनेशन भरा है। दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के डिप्टी सीएम थे, वो नॉमिनेशन भरवाने नलिन हुड्डा के साथ यहाँ पर आए थे अपने दल बल के साथ। आप वीडियो में देख रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जैसे ही अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं तो जेजेपी के कार्यकर्ताओं उन्होंने उनका स्वागत किया है। और फिलहाल आप नॉमिनेशन भरने के लिए वो बाहर जो डीसी फरीदाबाद हैं, जिनको कि जिला चुनाव अधिकारी की ड्यूटी मिली हुई है, उनके बाद नॉमिनेशन भरने के लिए खड़े हुए हैं नलिन हुड्डा के साथ। फरीदाबाद लोकसभा चुनावों में नॉमिनेशन भरने में आने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। और आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरी बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर जिला प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को खड़ा किया हुआ और 3 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ी ना ले जाने की जो हिदायत दी हुई है उम्मीदवारों को। और इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। फरीदाबाद लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा के जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे हैं और इस देश के बड़े लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की आज हुई है। और मैं मानता हूं कि युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, प्रत्येक वर्ग जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान भी करेगा और ऐतिहासिक जीत हमारी कई सीटों पर होगी। जनता ने मन बना रखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और ख़ास तौर पर फरीदाबाद की जनता ने एक बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ कब्जा है। आज हरियाणा की आवाज़ पार्लियामेंट में मिले, हरियाणा के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर फरीदाबाद की जनता भेजने का काम करे। दो बार आज के दिन तो सिटिंग आपके सांसद है, मंत्री रहे हैं केंद्र में, और जिस तरह की अंडर डेवलप्ड स्मार्ट सिटी कहलाने के बाद भी फरीदाबाद है, आज जनता उनको हटाने के लिए मत का ताकत का अधिकारी। चौधरी साहब, आप जब कह रहे हैं कि भाई मतलब राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा है, आपकी प्रादेशिक पार्टी है, तो ऐसा उसका क्या मैनिफेस्टो जो लोग आपकी देखो, सबसे जरूरी चीज देखने की है 10 साल हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकतम सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे और उससे पहले 10 साल कांग्रेस के रहे। कितनी बार हरियाणा की जनता की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिली, इश्यूज़ को वहाँ उठाया गया। केवल मात्र बड़ी पार्टियों के छतरी के नीचे छिपकर राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे अपने प्रदेश के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों को छुपाना, ये जनता समझने लग चुकी है। और यही इस चुनाव का लक्ष्य है कि हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में हम जगह दें। हरियाणा की तरक्की के अंदर केंद्र की हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, वो जब ही बढ़ सकती है जब हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिले। क्या नए मुद्दे लेकर आई है जेजेपी आपकी बात? सबसे महत्वपूर्ण तो है कि हरियाणा की आवाज़ को हम पार्लियामेंट में लेके जाए, इससे बड़ा मुद्दा नहीं है। और जनता इसको समझती है कि केंद्र में हिस्सेदारी मिलेगी तभी हरियाणा के हित के कामों को बढ़ोतरी। चौधरी साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने सुनी है उसमें ये कही है कि भाई आगरा नहर में दिल्ली का पानी बहता है केमिकल का, उसकी जो आवाज़ उठाई जाए, तो आप मैंने स्वयं जब मैं पार्लियामेंट में था और उस समय उमा भारती जी मंत्री होया करती थी जल संसाधन की, ये बात पार्लियामेंट में रखी थी कि 750 करोड़ खर्चने के बावजूद भी जमुना जी साफ नहीं हुई। और आज तो वो हालात बद से बदतर हुई है, जबकि एनजीटी के इतने रेगुलेशंस आए हैं। ये फेलियर रहा है केंद्र में बैठे लोगों का कि वो इस पे ध्यान नहीं दे पाए, लाखों रुपए गंगा जी पे लगाए। उसके साथ साथ जमुना जी के सुधारीकरण के ऊपर भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए था और सुधार करना चाहिए। क्या लगता है चौधरी साहब, बीजेपी के 400 पार के नारे को कैसे देखते हैं? 400 पार तो प्रधानमंत्री ने बोलना छोड़ दिया। मैं तो पिछले 1 हफ्ते से प्रधानमंत्री के मुंह से 400 पार की बात नहीं सुनी। आज मुद्दा
400 पार का नहीं है। 1977 में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा दिया था। जनता ने क्या किया? इंदिरा गांधी को भी हराया और कांग्रेस का भी देश से सुपड़ा साफ किया। ये 400 पार का नारा आज के दिन कहीं 200 पे आके ना रुक जाए, ये तो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। मगर जिस तरह के रुझान दक्षिण से आ रहे हैं, मुझे लगता है मई में भी ये ठंडी हवाएं जो चल रही है, ये नॉर्थ की भी दशा बदलने का काम। फरीदाबाद के 3 नेताओं का नाम लिया गया था, जिसमें हमारी महिला अध्यक्ष थी, महिला प्रदेश अध्यक्ष थी और इनके एक साथी का नाम था। पूरी तौर पर कांग्रेस की मंशा दिखती है कि कितनी बौखलाहट है। जो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, केवल मात्र फरीदाबाद के ही नहीं, पानीपत के भी, इवन फतेहाबाद के भी, उनके भी नाम की घोषणा करी जाती है अपनी लिस्टों को बढ़ाने के लिए। हम आने वाले दिनों के अंदर इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को लीगल नोटिस भी इशू करेंगे, क्योंकि उनने हमारे पदाधिकारियों की छवि भ्रमित करी है और उनसे सार्वजनिक माफ़ी की भी मांग करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो भी। क्या लगता है भाजपा भी आपकी छवि भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आपकी जांच कराने की बात की? मैं तो कहता हूँ कोई अकेला मैं तो नहीं था। कौन थे इसमें? आज पूरी सरकार है, सरकार का कोई कलेक्टिव डिसीजन है, कोई इंडिविजुअल डिसीजन है। इंक्वायरी हो अगर उसमें कमी है। आपको याद होगा कि एमसी चुनाव, आपके म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन की बात आई, सबसे पहले मैंने खड़े होकर कहा इसकी इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी हो भी रही है। आज के दिन कोई गलती है, कोई उसके अंदर ऐसी लीलविल लगती है तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरी छवि खराब करने से आज कुछ लोग अपना फायदा देखना चाह रहे होंगे, और उन लोगों को देखना चाहिए दुष्यंत अकेला सरकार से बाहर नहीं गया, मनोहर लाल जी भी गए, अनिल विज भी गए, कई और MOS भी गए। क्या ये सभी खराब छवि के थे? सरकार में परिवर्तन आया था, मगर मुझे लगता है आप जैसे साथी कैमरा लगा लेते हैं और जो नए नए साथी आए वो कैमरे के आगे सिर्फ कुछ अपनी जगह बनाने के लिए इस तरह की बात कर देते हैं। हमने बड़ा अच्छा शासन दिया है, इसलिए प्रदेश 23% GST की ग्रोथ रेट पे आ गया। आज दुगना हमारा रेवेन्यू का जो रिसिप्ट थी वो बढ़ी, एक्साइज की रिसिप्ट बढ़ी। हमने तो प्रदेश को कैसे आगे ले जाए थे, कैसे 20,000 किलोमीटर प्रदेश में सड़क दुरुस्त करी जाए, नई बनाई जाए, कैसे 11 नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज नए प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बने, इन सब के प्रति काम किया। फरीदाबाद की तरह से हमारे उम्मीदवार नलिन हुड्डा के लिए हम सब एकत्रित हुए। इसके बाद गुड़गांव के उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया का नॉमिनेशन भरा जाएगा। कल सिरसा के उम्मीदवार रमेश खटक और भिवानी महेंद्रगढ़ के उम्मीदवार का भरा जाएगा। और 6 तारीख तक सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भरेंगे। और मैं मानता हूँ जिस तरह का कॉम्बिनेशन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने दिया है, सबसे ज़्यादा महिला, सबसे ज़्यादा युवा, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस में जिम्मेवारी देकर एक चीज़ साफ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने करी है कि हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व आने वाले भविष्य के साथ मिलकर हरियाणा की आवाज़ को कैसे पार्लियामेंट में जगह दी जाए, इसके लिए चुना गया। और अगले 25 दिन रात एक कर हर घर तक चाबी पहुंचाकर जनमत का भरपूर साथ लेकर हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह कैसे मिले, इसके ऊपर कार्यकर्ता दिन रात एक करने का काम है। और मैं मानता हूँ जो परिस्थितियाँ फरीदाबाद की है, एक लंबे अरसे से चुनिंदा लोगों ने और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने फरीदाबाद पे अपना कब्जा रखा, वो कब्जा छुड़वाने का समय आ चुका। आज युवाओं को नेतृत्व देने का समय आ चुका, जो युवा लंबे समय तक फरीदाबाद की सेवा कर पाए, पार्लियामेंट में फरीदाबाद की आवाज़ रख पाए। और कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी साथी मिलकर फरीदाबाद लोकसभा को जीतने का भी काम करें।
सर, जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं यहाँ से महेंद्र प्रताप, उनका जो विरोध है कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं। जो करण दलाल हैं वो पंचायत करते हैं और विरोध करते हैं कि 6 तारीख का इंतजार कीजिए, टिकट कांग्रेस का अंतर्कलह केवल मात्र एक सीट पर नहीं, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, भिवानी महेंद्रगढ़ हो, सिरसा हो, हिसार हो, मेरे ख्याल से रोहतक को छोड़कर जहाँ पिता ने अपने पुत्र मोह में पूरे कांग्रेस का बलिदान देने की तैयारी कर ली है, आज प्रदेश भर में अंतर्गत कलह है। जनता समझती भी है, देखती भी है कि किस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी का साथ देकर पुत्र मोह में जो और कांग्रेसी नेताओं का बलिदान दिया है, जनता मत के अधिकार से इसका जवाब। आपने दोनों ही सीटों पर युवाओं को मौका दिया है, आपको नहीं लगता कि सामने प्रतिद्वंदी जो बड़े अनुभवी हैं? कोई बात नहीं, मैं भी 26 साल का था जब मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने जिनका 2-2, 4-4 चुनाव का एक्सपीरियंस था, चुनाव जीता और मैं मानता हूं जब वोटिंग परसेंटाइल 55% 45 से नीचे है तो युवा अपनी ताकत को चुनेंगे, युवा अपनी ताकत के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे। 11 आपने ग्रीवेंस कमेटी में अध्यक्षता की है फरीदाबाद की, तो आपको मुद्दों से वाकिफ होंगे, फरीदाबाद की समस्याओं से भी वाकिफ होंगे। क्या समस्याएं लगती है जिनको लेकर आपके उम्मीदवार जाएंगे? देखो, अनेक समस्याएं फरीदाबाद में। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि फरीदाबाद की प्रगति जिस प्रकार से होनी चाहिए थी और सहयोग केंद्र सरकार का जो होना चाहिए था वो पूरी तौर पर विफल हुआ। स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया, स्मार्टनेस का कोई कदम नहीं उठाया। आज RWAs के साथ जो समस्याएं हैं, अर्बन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा व्यापार ये बन चुका है बड़े बड़े बिल्डरों का कि वो लोगों से मन चाहे पैसा वसूलने का काम करें। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपलिफ्टमेंट की बात थी, करोड़ों रुपए का गबन आपके सामने भी आया। ये छोटे बड़े इश्यूज हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनावों को लेकर मेट्रो प्लस द्वारा लगातार कवरेज की जा रही है। इसी कड़ी में हमने चाय पर चुनावी चर्चा करके एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो कि इंडियन ऑयल रोड पर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर फैक्ट्री के सामने चाय पर चुनावी चर्चा मेट्रो प्लस द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है डेली सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक। वहाँ अपने कोई भी अगर व्यक्ति विचार रखना चाहता है तो सुबह 8:30 से 9:30 बजे सेक्टर 13 में इंडियन ऑयल रोड पर जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का प्लांट है उसके ठीक सामने चाय पर चुनावी चर्चा कार्यक्रम मेट्रो प्लस द्वारा रखा गया, उसमें अपने विचार रखने आ सकता है। तो इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रो प्लस पेज को लाइक और फॉलो कर इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि शहर की भर की खबरें आपके साथ साथ आपके चाहने वालों पर भी पहुंच सके। धन्यवाद।